हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। तो हम सब लोग इससे पहले घटना चक्र का भूगोल कर रहे हैं। भूगोल में इससे पहले बहुत सारा चैप्टर हो गया। इससे पहले जो चैप्टर हुआ था कल जो चैप्टर हुआ था वो खनिज संसाधन के बारे में हुआ था, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके बारे में हुआ है। आज जो होगा विद्युत ऊर्जा होगा, जिसमें कि ताप ऊर्जा होगा, जलीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा। इस सब के बारे में हम सब लोग चर्चा करते हैं। चलिए हम सब लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तापीय ऊर्जा के बारे में। ठीक है, बताइए भारत में ताप विद्युत उत्पादन हेतु कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भारत में ताप विद्युत उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जीवाश्मीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का स्थापना कब हुआ है बताइए? एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुआ है। एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुआ है। और भारत सरकार विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अनुसार 31 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता कितना है? 3,95,075 मेगावाट थी। मतलब 31 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 31 जनवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता 3,95,075.06 मेगावाट थी। इसमें जीवाश्म ईंधन पर आधारित ताप विद्युत का हिस्सा सर्वाधिक था। इसमें जो है सर्वाधिक किसका था? ताप विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक था। और ताप विद्युत संस्थापित क्षमता में कोयला का 2,38,099 मेगावाट, लिग्नाइट का 6620 मेगावाट और गैस का 2,48,099 मेगावाट एवं डीजल का हो जाएगा आपको ये 509 मेगावाट योगदान करता है। ठीक ना। भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता में अन्य क्षेत्र का योगदान इस प्रकार, मतलब देखिए जल विद्युत का कितना है? जल विद्युत का 46,512 मेगावाट, परमाणु विद्युत का 6,780 मेगावाट और गैर पारंपरिक विद्युत का 1,05,854 मेगावाट है। भारत सरकार द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी बनाते हुए कोयला आधारित बड़ी विद्युत परियोजना की शुरुआत की जा रही है। इन परियोजना में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल तकनीक अपनाने का प्रस्ताव है। मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन तकनीकी अपनाया? सुपर क्रिटिकल तकनीकी को अपनाया जा रहा है। ठीक है। इन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट में प्रत्येक क्षमता 4,000 मेगावाट है या इससे अधिक है। मुंद्रा कौन है? गुजरात में। मुंद्रा कौन है? मतलब गुजरात में, मुंद्रा गुजरात में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट टाटा पावर के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मुंद्रा में जो स्थापित किया जा रहा है पावर प्लांट, किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है बताइए? मुंद्रा में जो गुजरात में पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है किसके द्वारा? टाटा पावर के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा पावर के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार से शासन जो कि मध्य प्रदेश में, कृष्णापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में, तिलैया झारखंड में, गिरैया महाराष्ट्र में है, चेय्यूर तमिलनाडु में है, तादरी कर्नाटक में है, अलकतरा छत्तीसगढ़ में है, सालका खामिया छत्तीसगढ़ में है, मरक्कानाम तमिलनाडु में है आदि में इन परियोजना को क्रियान्वित की गई है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। बताइए, तमिलनाडु में स्थित है नेवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। ठीक ना। बताइए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र कौन है? लिग्नाइट पर आधारित नवेली ताप विद्युत संयंत्र दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है जो कि लिग्नाइट पर आधारित है। हाँ, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्शियरी कोयला है। लिग्नाइट किस कोयला? मतलब तृतीय कोयला, लिग्नाइट टर्शरी कोयला है। और है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले रूसी इंजीनियर के सहयोग से 1976 में हुई। बताइए ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ओबरा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में रूसी इंजीनियर के सहयोग से 1967 में हुई थी। ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में रूसी इंजीनियर के सहयोग से 1967 में बनाया गया था।
बोकारो ताप बिजली घर बोकारो झारखंड में स्थित है। बोकारो झारखंड में है। भारत के प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र में उकाई ताप विद्युत परियोजना गुजरात में। उकाई कहाँ है? गुजरात में। पतरातू ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? झारखंड में। उकायू उत्कायु गुजरात में और पतरातू झारखंड में। और पेंच ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश। पेंच मध्य प्रदेश। पेंच ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में, ठीक है। और डाभोल ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। डाभोल महाराष्ट्र में। और उत्तरन ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? गुजरात में। उत्तरन ताप विद्युत केंद्र गुजरात में है। और रायचूर कहाँ है? कर्नाटक में है। रायचूर कर्नाटक में। बेनक बोरी गुजरात में है। बेनक बोरी कहाँ है? गुजरात में। और देखिए आगे है कोठा गुदाम ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु तेलंगाना राज्य में स्थित है। कोठा गुदाम कहाँ है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसकी क्षमता 2520 मेगावाट की है। कोठा गोदाम की क्षमता कितनी है? 2520 मेगावाट की है। उड़ान कहाँ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित गैस आधारित शक्ति परियोजना। उड़ान कैसा शक्ति परियोजना है? शक्ति परियोजना गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में। उड़ान महाराष्ट्र में, जिसमें कि गैस आधारित शक्ति परियोजना है। यह परियोजना जो है ना महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा परिचालित है। उड़ान जो है ना किसके द्वारा परिचालित है? महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। भारत में ताप शक्ति क्षमता 31 जनवरी 2022 तक के अनुसार राज्य में, मतलब राज्य पहला नंबर पर कौन है? भारत में ताप शक्ति क्षमता में पहला नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पे गुजरात। तीसरा नंबर पे उत्तर प्रदेश और चौथा पे मध्य प्रदेश। पहला नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश। अब देखिए महत्वपूर्ण तापीय परियोजना कहाँ कहाँ है बताइए तो। सिंगरौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोयला आधारित परियोजना है सिंगरौली, ठीक ना। जितना भी अभी पढ़ेंगे कोयला आधारित परियोजना पढ़ेंगे। सिंगरौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कोरबा छत्तीसगढ़ में। रामागुंडम तेलंगाना में। रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना। फरक्का में। फरक्का पश्चिम बंगाल में। और विंध्याचल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रिहंद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और कहलगांव बिहार में। कहलगांव बिहार में है ना। कहलगांव भागलपुर से उधर नहीं भागलपुर। हाँ भागलपुर। कहलगांव बिहार। दादरी उत्तर प्रदेश में। तलचर कन्या फिरोज गांधी ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में। तलचर ताप्य उड़ीसा में। तलचर ताप्य उड़ीसा। और सिमहाद्री आंध्र प्रदेश। टांडा उत्तर प्रदेश। सीपत छत्तीसगढ़। मौदा महाराष्ट्र। बाढ़ बिहार। बोगईगांव असम। कुडगी कर्नाटक। में। और सोलापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। लारा छत्तीसगढ़ में है। बरौनी बिहार में है। गदरवारा मध्य प्रदेश में। खरगोन मध्य प्रदेश। दरलीपाली उड़ीसा में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। कांटी झज्जर हरियाणा में। वल्लूर तमिलनाडु में। नबीनगर बिहार में। बिहार। मेजा उत्तर प्रदेश में। नबीनगर बिहार में है। देखिए अब जो है ना गैस आधारित परियोजना, अभी तक जो पढ़े थे कोयला आधारित परियोजना, अब जो है ना गैस आधारित परियोजना, ठीक ना। अंता कहाँ बताइए? राजस्थान में। औरैया उत्तर प्रदेश। कवास गुजरात। दादरी उत्तर प्रदेश। और झानोर गंधार गुजरात में। राजीव गांधी CCPP केरल में। फरीदाबाद हरियाणा में है ही। अब देखिए इसका तापीय ऊर्जा हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। बिहार में देखा जाए तो गैस वाला नहीं है। नहीं बिहार में गैस वाला नहीं है, कोयला वाला है। 3 जगह पे। हाँ बताइए। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 में है इडुग्गी ताप शक्ति गृह है। सबरी गिरी जल विद्युत परियोजना। घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना। रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना। बताइए कौन सही है? 2, 3, 4 सही। 2, 3, 4 मतलब सबरी गिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना, ये तीनों सही है, ठीक ना। इडुक्की जो है ना ताप विद्युत केंद्र नहीं है, ठीक ना, बल्कि जल विद्युत परियोजना। यह जल विद्युत परियोजना इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, इसको याद रखिए।
बताइए उकाई कहाँ है, बताइए तो। उकाई हो गया गुजरात में। गुजरात में, उकाई गुजरात अब पतरातू कहाँ है, झारखंड में। पतरातू झारखंड में। और पेंच मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश में। और डाभोल महाराष्ट्र में, डाभोल महाराष्ट्र में। बताइए उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना कहाँ है, बताइए। उड़ान अभी महाराष्ट्र में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है भारत का कोयला। कोयला से होता है। हाँ, भारत में ऊर्जा में अधिकांश अंश निम्नलिखित में किसका है, किसका बताइए। उष्मा ऊर्जा, अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, उपयुक्त तीनों के बराबर है। उष्मीय ऊर्जा थर्मल पावर जो है सबसे ज्यादा है, हाँ। जो कोयला द्वारा। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम बताइए। तापीय ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद जलीय ऊर्जा हो जाएगा, उसके वायु या पवन ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद आणविक ऊर्जा हो जाएगा। यानी तापीय, जलीय, वायु या पवन या आणविक। हाँ, तापीय, जलीय मतलब सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा से मेगावाट मिलता है, तब जल से होगा, तब पवन ऊर्जा से होगा, तब आणविक ऊर्जा से होगा। ठीक ना। बताइए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉरपोरेशन द्वारा सुपर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। तो कहाँ पे, क्या फिर से कुछ बोले? पश्चिम बंगाल में फरक्का हो जाएगा। फरक्का में है। बताइए नवेली ताप विद्युत संयंत्र भारत का कहाँ भरण किससे करते हैं। नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं। नवेली ऑप्शन क्या है? तृतीय कोयला से, टर्सरी कोयला से। नवेली जो है ना, तृतीय कोयला से भरण करते हैं। ठीक है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। रामाकुंडम सुपर थर्मल पावर अवस्थित है। रामागुंडम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। रामागुंडम आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के द्वारा की गई है। किसके द्वारा, रूस के द्वारा की गई है। बताइए सही सुमेलित करने के लिए बोलता है बिजली घर और राज्य। बताइए तो कोठा गोदाम कहाँ है, कोठा गोदाम आपका हो गया आंध्र प्रदेश में। रायचूर कहाँ है, रायचूर आपका हो गया यहाँ कर्नाटक में। और मेट्टूर तमिलनाडु में। और बनकबोरी गुजरात में। याद रहेगा। बताइए तो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बदरपुर दिल्ली ये सही है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश ये भी सही है। उत्तरन ये गुजरात ये भी सही है। पारस आंध्र प्रदेश ये गलत है। पारस महाराष्ट्र में। पारस कहाँ है, महाराष्ट्र में। ताप विद्युत संयंत्र और राज्य का दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा बताइए बोकारो का ताप बिजली घर कहाँ स्थित है, झारखंड में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में, बिहार में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, केंद्र और ऊर्जा दिया हुआ है। पतरातू तापीय के लिए सही है। झाकरी जल विद्युत के लिए। और कलपक्कम नाभिक के लिए। कोरबा तो होना चाहिए ताप विद्युत। कोरबा यहाँ पवन दिया, लेकिन यहाँ कोरबा हो जाएगा ताप विद्युत केंद्र के लिए। कोरबा क्या होगा, ताप विद्युत केंद्र के लिए। तो इस तरह से हमने इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब हमसे लोग नाभिक के ऊर्जा पढ़ते हैं, नाभिक के बारे में। ठीक है। देखिए भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत परमाणु ऊर्जा है। कौन है, मतलब अगर भावी देखा जाए, मतलब कि अगर आने वाला समय में मतलब किससे ऊर्जा प्राप्त होगा, परमाणु से ही। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, बताइए। तारापुर में प्रथम न्यूक्लियर स्टेशन महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। तारापुर विद्युत गृह के वर्ष 1969 में प्रारंभ होने से विश्व के नाभिक ऊर्जा मानचित्र पर आ गया। मतलब विश्व में जो नाभिक ऊर्जा मानचित्र पर आ गया कि तारापुर में जब नाभिक ऊर्जा होने लगा है, तो पूरा विश्व में 1969 में ही प्रारंभ हो गया था। तारापुर में अमेरिका तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि के आधार पर 2x160 मेगावाट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना की गई है। इन रिएक्टर में 28 अक्टूबर 1969 से व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ है। कब इसका परिचालन प्रारंभ हुआ, 28 अक्टूबर 1969 को इसका परिचालन शुरू हुआ। हाँ। तारापुर में 12 सितंबर 2005 एवं 18 अगस्त 2006 से 540 मेगावाट के क्रमशः एक दाबित भारी जल रिएक्टर का व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ। खनिज यूरेनियम है। खनिज क्या है, यूरेनियम है। भारत में 31 जनवरी 2000 ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज जो है यूरेनियम है। भारत में 31 जनवरी 2022 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता 3,95,075.06 मेगावाट में नाभिक विद्युत का भाग 6780 मेगावाट अर्थात 1.7% है। ठीक ना।
रावत भाटा परमाणु विद्युत गिरी का निर्माण कनाडा के सहयोग से कोटा राजस्थान में किया गया। बताइए रावत भाटा का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? कनाडा के सहयोग से। कनाडा के। एक मिनट। रावत भाटा विद्युत गिरी का निर्माण कनाडा के सहयोग से। कोटा से, ठीक ना। बताइए रावत भाटा के प्रथम यूनिट का 16 दिसंबर 1976 को और यूनिट दूसरा यूनिट का 1 अप्रैल 1981 को 16 दिसंबर 1973 को और दूसरा यूनिट जो है ना 1 अप्रैल 1981 को और तीसरा यूनिट 1 जून 2000 को एवं चौथा यूनिट 23 दिसंबर 2000 को और पांचवा यूनिट 4 फरवरी 2010 को और छठा यूनिट 31 मार्च 2010 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। मतलब रावत भाटा जो है 6 यूनिट में परिचालन हुआ। नरोरा तो ये हो गया बुलंदशहर। नरोरा जो है ना परमाणु विद्युत गिरी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थापित है। और रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा आपका राजस्थान में, कोटा में, जो कि कनाडा के सहयोग से बना हुआ है। नरोरा जो है ना विद्युत गिरी के यूनिट 1 का 1 जनवरी 1991 में और दूसरा यूनिट का 1 जुलाई 1992 में को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। काकरपारा नाबालिग संयंत्र कहाँ? काकरपारा गुजरात, सूरत में। देखिए काकरपारा जो है ना वर्ष 1988 में भारत तथा तत्कालीन सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुरनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौता के तहत मतलब कि वर्ष 1998 जो है 1988 में क्या हुआ है? भारत तथा सोवियत संघ के मध्य तमिलनाडु के कुरनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र करने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। मतलब भारत और सोवियत संघ के साथ कहाँ पे परमाणु ऊर्जा को स्थापित करने? तमिलनाडु के कुरनकुलम में। कब हुआ है? 1988 में हुआ है, ठीक ना। मतलब गुजरात में है, कुरनकुलम तमिलनाडु में है। नहीं काकरपारा खत्म है। काकरपारा को 1993 में मतलब 1993 में फर्स्ट यूनिट आया और 1995 में सेकंड यूनिट आया। बस इसका यहीं तक खत्म। अब 1988 में जो है ना भारत तथा सोवियत संघ के बीच तमिलनाडु के कुरनकुलम में एक मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र करने के लिए इसको मतलब एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ दोनों देश के बीच। इस समझौते के तहत रूस वर्ष 2002 से भारत के लिए 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया। रूस कितने रिएक्टर का निर्माण किया? 2 को। वर्ष 2008 में अंतर सरकारी समझौते पर हुए हस्ताक्षर के तहत रूस भारत हेतु 4 और परमाणु रिएक्टर को आपूर्ति करने के लिए राजी हुआ। 2008 में 4 और परमाणु रिएक्टर करने के लिए राजी हुआ। कुरनकुलम यूनिट 1 का 31 दिसंबर 2014 को और कुरनकुलम दूसरा यूनिट को 31 मार्च 2017 को व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ किया गया। पहला है 2014 में, हाँ, 2017 में। हाँ कुरनकुलम का। अब बताइए केगा कहाँ है? केगा ही आपका हो गया कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के केगा नामक स्थान पर केगा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है। परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ है किसका? केगा का, जो कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों की स्थापना की गई है। 4 इकाई किसका? हाँ सबसे ज्यादा जो पहला वाला था। अब देखिए अब जो है मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से हो रहा है? अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है अभी। इसकी घोषणा पर 2008 में भारत अमेरिका और सैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर के बाद की गई थी। 25 मार्च 2015 को 6000 मेगावाट की इस परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय नियामक क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। भारत में जैतपुर परमाणु विद्युत गिरी रत्नागिरी में फ्रांस के अरेवा कंपनी के सहयोग से प्रस्तावित है। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र में थाल गुरुजल संयुक्त महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुनुगुरु जल संयंत्र तेलंगाना में अवस्थित है। कहाँ है? तेलंगाना में अवस्थित है। क्या बोले? मुनुगुरु जल संयंत्र का तेलंगाना में। हाँ मुनुगुरु जल संयंत्र कहाँ है? तेलंगाना में अवस्थित है। इसी प्रकार से अन्य भारी जल संयंत्र हजीरा जो कि गुजरात में है, हजीरा गुजरात में है, बड़ोदरा गुजरात में है,
मतलब अन्य भारी जल संयंत्र हाजिरा कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है, बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में। कोटा कहाँ? राजस्थान में। तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र अगस्त 1962 में नांगल में प्रारंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2022 में बंद कर दिया गया। वर्ष 2022 में कि भारत में प्रथम जल संयंत्र जो है नांगल पंजाब में प्रारंभ किया गया, हाँ, लेकिन 2002 में इसे बंद कर दिया गया। 2002 में से में बंद कर दिया गया में प्रारंभ हुआ 2002 और 2002 में बंद कर दिया क्या गया। चीज़? नांगल जो पंजाब में। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपकरण है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड किसका संयुक्त उपक्रम? एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। अणु शक्ति विद्युत उपक्रम जो है ना, अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी और एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड में एनपीसीआईएल की 51% तथा एनटीपीसी की 49%। हाँ, एनपीसीएल का 51% है और एनटीपीसी का 49% की हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना जनवरी 2011 में हुई थी। ठीक ना, अणु शक्ति विद्युत का स्थापना। अणु शक्ति विद्युत में एनटीपीसी का जो है 49%, हाँ, एनपीसीआईएल का 51% माने भाग इसमें थी। अब देखिए इसका क्वेश्चन करते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ये तारापुर में। 1969 में। बताइए वर्ष 2006-07 में भारत में कुल उत्पादित राज्यों में नाभिक ऊर्जा का प्रतिशत था कितना था? मात्र 3%। 3 तथा 4% के बीच में था। 3 से 4 वही तो। भारत में कुल उत्पादित विद्युत परमाणु में शक्ति का भाग कितना है? 3%। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिक ईंधन है। थोरियम। थोरियम है। कहाँ है बताइए तो? तारापुर नाभिक संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोटा नाभिक संयंत्र राजस्थान। कोटा में रावत भाटा है। कोटा में रावत। काकरपारा नाभिक संयंत्र गुजरात में। नरोरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। हाँ, केगा कर्नाटक में। ठीक है, बताइए तो कोटा कब स्थापित हुआ था? कोटा ये अथी में क्या बोलते हैं? 1973 में। और काकरपारा 1993 में। केगा 2000 में और कलपक्कम 1984 में प्रारंभ हुआ। फिर से एक बार कोटा कब प्रारंभ हुआ? कोटा जो कि रावत भाटा नाविक संयंत्र राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ? 1973 में। और काकरपारा 1993 में और केगा 2000 में और कलपक्कम 1984 में। कलपक्कम ही सही था कि नहीं? क्या हुआ बताइए? तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस द्वारा परमाणु रिएक्टर की कितनी इकाइयों लागू हेतु राजी हुआ? ये सबसे ज्यादा 6 गो। 4 पहले 2 गो उसके बाद 4 गो। पहले 2 गो उसके बाद 4 गो। पहले 2 गो उसके बाद 4 गो। बताइए कुडनकुलम नाभिक ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम तमिलनाडु में। भारत अपने 25वें परमाणु संयंत्र का निर्माण कर रहा है कहाँ में? रावत भाटा राजस्थान में कर रहा है। भारत अपने 25वें परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण कहाँ कर रहा है? रावत भाटा राजस्थान। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? 20वां परमाणु बिजली घर केगा। मतलब 25 को है हम लोग का। 20वां कौन है? 20वां हो गया केगा कर्नाटक। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र औद्योगिक में किस स्थान पर नहीं है? बताइए कलपक्कम, हजीरा, थाल, तूतीकोरिन, मानगुरु। थाल हजरी है लेकिन कलपक्कम नहीं। कलपक्कम में नहीं। भारत में ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र जो है ना, हजीरा में भी है, बड़ौदा में है, कोटा में है, मनुगुरी में, तालचेर, थाल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, लेकिन कलपक्कम में नहीं। तमिलनाडु में। हाँ, देखिए मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा से निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? यूएसए के सहयोग से। अणु शक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एवं संयुक्त उपकरण भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और डैश के द्वारा है। एनटीपीसी और एनपीसीएल के द्वारा। उसमें 51% इसका हिस्सा है। एनपीसीएल का 49%। भारत के निम्नलिखित में से प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। जैतापुर महाराष्ट्र, मीठी वर्दी गुजरात, हरिपुर हरियाणा और कोरबा आंध्र प्रदेश। बताइए कौन? हरिपुर हरियाणा। हरिपुर जो कि ये गलत है, हरिपुर पश्चिम बंगाल में। बताइए केगा कहाँ है? बताइए तो। केगा उत्तर प्रदेश। केगा कर्नाटक। केगा उत्तर प्रदेश। केगा कर्नाटक। कलपक्कम
कल्पकम कहेगी तमिलनाडु, में ना होगा। काकरपाड़ा गुजरात, गुजरात। और कुरनकुलम तमिलनाडु, कुरनकुलम तमिलनाडु। इस तरह से इसका पूरा क्वेश्चन हो आंसर हो गया। आप जल विद्युत करते हैं, ठीक है। बताइए जल विद्युत। जल विद्युत भारत में जल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में से एक है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जल विद्युत विकास की सर्वाधिक संभावना है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 और 98 में हुआ। भारत में प्रथम जल विद्युत की स्थापना 1897 और 1897 और 98 में भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र हुआ है स्थापना। 98 में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वर्तमान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग अथवा सिंद्राबाग में हुआ था। सिंद्रापोंग या सिंद्राबाग पश्चिम बंगाल का, दार्जिलिंग के निकट। हाँ दार्जिलिंग के जो निकट। हुआ था किस और इसके बाद दूसरा जल विद्युत गिरी 1902 में शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी पर कोलार की सोने के खानों के बिजली देने के लिए बनाया गया था। मतलब सोना के खान को बिजली देने के लिए बनाया गया था। किसको? कोलार की सोने की खान को बनाने के लिए 1902 में शिव समुद्रम को कावेरी नदी के किनारे जो है ना बनाया गया था कोलार की सोने की खान को बिजली देने के लिए। पहला कब हुआ था? 1897-98 पश्चिम बंगाल में। दूसरा 1902 में शिव समुद्रम में, ठीक है, कर्नाटक में। और आगे बढ़िए। भारत में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC के वर्ष 1975 में स्थापना किए जाने के बाद से जल विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। देखिए NHPC जल विद्युत परियोजना, तो इसको देख लेते हैं सब कौन कौन जल विद्युत परियोजना है। NHPC के द्वारा जल विद्युत परियोजना और NTPC की जल विद्युत परियोजना दोनों का अलग अलग है। तो सबसे पहले NHPC की जल विद्युत परियोजना, ठीक है। परियोजना का नाम और नदी का नाम आपको बोलना और किस राज्य में है। बेरासियुल किस नदी पर है? बेरासियुल हो गया, बेरसियुल नदी पर है, जो रावी की सहायक नदी, जो कि रावी की सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश में। लोकटक परियोजना, लोकटक हो गया आपको, लोकटक झील के पास, मतलब लोकटक जल विद्युत परियोजना पूरा इसका लोकटक जल विद्युत परियोजना कहाँ है? खुम्पा या इम्फाल में और मणिपुर में। सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब में, जम्मू कश्मीर में। टकनपुर जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में। चमेरा प्रथम जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। उड़ी प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। और रंगीत जल विद्युत परियोजना कहाँ है? रंगीत नदी पर सिक्किम में है। और चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। और धौली गंगा जल विद्युत परियोजना धौली गंगा उत्तराखंड में। और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। और ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। और तिस्ता 5 जल विद्युत परियोजना तिस्ता नदी सिक्किम में। सेवा 2 जल विद्युत परियोजना सेवा 2 इसका नाम है। सेवा 2 जल विद्युत परियोजना सेवा जम्मू कश्मीर में, सेवा नदी जम्मू कश्मीर में। और चमेरा 3 जल विद्युत परियोजना रावी नदी हिमाचल प्रदेश में। और तिस्ता निम्न बांध 3 तिस्ता नदी पर है पश्चिम बंगाल में। और निम्मो जल विद्युत परियोजना सिंधु नदी पर लद्दाख में। और चूटक जल विद्युत परियोजना कहाँ बताइए? सिंधु नदी के सुरू सिंधु की सहायक नदी पर है और लद्दाख में। हाँ उड़ी 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ है? झेलम में जम्मू कश्मीर में। बताइए पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पार्वती नदी पर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और किशन गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? गंगा नदी पर जम्मू कश्मीर में। पार्वती 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ है? पार्वती नदी हिमाचल प्रदेश। सुवनगिरी लोआर सुवनगिरी नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। और तिस्ता 6 जल विद्युत परियोजना है तिस्ता नदी पर सिक्किम में। इस तरह से NHPC की जल विद्युत परियोजना पढ़ लिया। अब जो NTPC की जल विद्युत परियोजना पढ़ते हैं। कोलदम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी उत्तराखंड। टिहरी और कोटेश्वर भागीरथी। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना रंगा नदी पर अरुणाचल प्रदेश। रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश। और दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में। दोयांग नदी नागालैंड, ठीक ना। पारे जल विद्युत परियोजना पारे हो गया, टिगरेंग हो गया, दिगरोंग जल विद्युत दिगरोंग नदी अरुणाचल प्रदेश में। तुइरियल जल विद्युत परियोजना तुइरियल नदी पर मिजोरम में। कोपली जल विद्युत परियोजना कोपली नदी पर असम में है। कामेंग जल विद्युत परियोजना बिचोंग नदी पर बिचोंग और तेंगा नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से हम सब लोग NHPC की जल विद्युत परियोजना और NTPC की जल विद्युत परियोजना पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं।
निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं। कोयना, मतलब कोयना इसका सही है। राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है राणा पर कोटा कहाँ? कोटा में। कोटा, हाँ कोटा में। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर। चंबल नदी पर। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? मात्र 10%। 10% है। अब हम सब लोग ऊर्जा में जो कि विविधता है, मतलब बहुत सारा और प्रकार का है, उसको पढ़ते हैं। बताइए, ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत है। यह गैर नवीनीकरण और परंपरागत संसाधन भी कहे जाते हैं। बताइए, गैर नवीनीकरण और परंपरागत स्रोत किसको बोलते हैं? देखिए, कोयला को बोलते हैं, पेट्रोलियम को बोलते हैं, प्राकृतिक गैस को बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा को बोलते ये गैर नवीकरणीय है। ठीक है। हैं। जबकि हाँ, गैर नवीकरणीय चुने और ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। कोयला का चुनेंगे, पेट्रोलियम का चुनेंगे, प्राकृतिक गैस का चुनेंगे, परमाणु ऊर्जा का देखिए ये गैर नवीनीकरण और परंपरागत स्रोत संसाधन है। और जबकि सौर और पवन ऊर्जा, बायोगैस, अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, भूताप एवं ज्वारीय ऊर्जा, लघु विद्युत एवं बायो मास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। नवीकरणीय है, व्यावसायिक है। गैर व्यावसायिक सौर जो है ना, सौर है, नवीकरणीय संसाधन देखिए, का पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया, अवशिष्ट से ऊर्जा हो गया, भूताप ये हो गया एवं ज्वार ऊर्जा जो है, लघु जल विद्युत एवं बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। ये नवीकरणीय संसाधन भी है। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ये ऊर्जा का क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय में हो गया पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब हो गया गैर नवीकरणीय। और नवीकरणीय अगर पूछ देगा तो उसमें हो जाएगा पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशिष्ट, भूताप, ज्वारीय, बायोमास, जल विद्युत ऊर्जा और बायोगैस, ये सब हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे संसाधन है जिनके भंडार में प्राकृतिक या पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित होता रहता है। मतलब नवीकरण क्या है? हम इसको बार बार इसको स्थापित कर सकते हैं, मतलब कि घट गया तो फिर हम इसको कर लेंगे। लेकिन गैर नवीकरणीय स्रोत जो है ना, जो खत्म हो गया, इसको खत्म हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगा। नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर 2008 से समेकित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई। सौर ऊर्जा कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा का विशाल स्रोत है, सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म, जिसका उपयोग खाना बनाने, जल शुद्धिकरण, विद्युत निर्माण आदि में किया जाता है। भारत में पूरे विश्व में क्या हुआ? नहीं, उधर ही तो दौड़ रहा है सब कोई। हाँ, फील्ड नहीं है इधर, सब कैंपस बंद है। विद्युत निर्माण आदि में किया जाता है। भारत में पूरे विश्व में 300 दिन औसत लगभग 5 मेगावाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर ऊर्जा मिलती है। बताइए, देखिए सौर ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, ठीक ना, जिसका उपयोग खाना बनाने, जल शुद्धिकरण, विद्युत निर्माण आदि में किया जा सकता है। ठीक है। यस सर। भारत में पूरे वर्ष में 300 दिन औसतन लगभग 5 किलोवाट प्रति वर्ग सेंटीमीटर सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। भारत में रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना। भारत में रामपुरा गांव अपना मैंने सौर प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बना था। सौर प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव कौन है? रामपुरा गांव प्रथम बार सौर प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव बन गया था। जो कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। जी सर। भारत में 2 मेगावाट क्षमता वाला पहला सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में आसनसोल के निकट स्थापित किया गया है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेश, पवन ऊर्जा के उपयुक्त प्रदेश कौन कौन है? तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ठीक ना, कर्नाटक हो गया, ये सब पवन ऊर्जा के लिए प्रदेश है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जो है पवन ऊर्जा का उत्पादन करते रहते हैं। हाँ, और देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में जो सतारा है ना, पवन ऊर्जा के लिए माने प्रसिद्ध है। पवन ऊर्जा उत्सर्जित करने हेतु यहाँ 500 टावर लगाए गए हैं। ऐसे पूछ रहे हैं, आपसे नहीं पूछ नहीं, वो सही है। पवन, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार देश में भूमि स्तर से ऊपर 100 मीटर पर 302.25 गीगावाट एवं 120 मीटर पर 695.50 मेगावाट कुल पवन ऊर्जा क्षमता है। उधर सर भारत में पवन ऊर्जा के स्थापित क्षमता के संदर्भ में
प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान तमिलनाडु के राज्य का। भारत में पवन ऊर्जा का स्थापित क्षमता के क्षेत्र में किसका स्थान प्रथम है? प्रथम स्थान तमिलनाडु का। तमिलनाडु का। और इसके बाद गुजरात का, महाराष्ट्र का। तमिलनाडु के बाद गुजरात का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है, ठीक ना। जी सर। इस अवधि में पवन ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 39.2 गीगावाट थी। समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटा की मदद से विद्युत उत्पादन ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। ओ, जब समुद्र में ज्वार भाटा उठता है तो उसी को हम लोग विद्युत उत्पन्न करने वाली, मतलब विद्युत उत्पन्न होता है, ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। हाँ एक बार और पढ़ लीजिए इसको। देखिए, समुद्र में उठने वाला ज्वार भाटा की मदद से ना विद्युत उत्पादन ज्वार ऊर्जा कहलाता है। ज्वार भाटा की मदद से विद्युत उत्पादन जो होता है ना, उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। जी सर। ज्वार भाटा जो उठ गया, उससे जो विद्युत उत्पादन हुआ उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में 12,455 मेगावाट ज्वारीय विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत में बताइए 12,455 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा होती है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख संभावित क्षेत्र हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कौन है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। हाँ, तो गुजरात का तटीय क्षेत्र है कि नहीं? और जो बताइए, और दिया इसमें, ज्वारीय ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न ज्वार से उच्च ज्वार की ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए? 5 मीटर होना चाहिए। निम्न ऊर्जा से उच्च, निम्न ज्वार से उच्च ज्वार की ऊंचाई कम से कम 5 मीटर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र, यहाँ लगभग 5 मीटर ऊंची ज्वार रेंज है, जबकि औसत ज्वारीय रेंज 2.97 मीटर है। ठीक है। भूताप ऊर्जा से आशय भूपटल की ऊर्जा से है, मतलब भूपटल पर जो ऊर्जा होती है भूताप ऊर्जा, जो ज्वालामुखी, गेसर, उष्ण स्रोतों आदि के रूप में मिलते हैं। भारत का प्रथम भूताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2012 में आंध्र प्रदेश के खम्मम में स्थापित किया गया। बताइए तो, भारत का प्रथम भूताप विद्युत संयंत्र 2012 में आंध्र प्रदेश के खम्मम में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश के खम्मम 2012 में। भूतापीय विद्युत संयंत्र वर्ष 2012 में कहाँ स्थापित किया गया था? 2012 में आंध्र प्रदेश के खम्मम में स्थापित किया गया भूतापीय विद्युत संयंत्र। आंध्र प्रदेश में स्थापित किया। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मिनी कर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। यह गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू जिले गर्म पानी के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। कुल्लू जिला नहीं? हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो ना मणिकर्ण बिजली संयंत्र है ना, हिमाचल प्रदेश में, जो कि कुल्लू जिला में, यहाँ गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। पार्वती घाटी में स्थित मणिकर्ण के गर्म स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। मणिकर्ण के अलावा कसोल, खीरगंगा और पूगा में भी गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं। मणिकर्ण के अलावा कसोल, खीरगंगा और पूंगा भी गर्म पानी का स्रोत है। वर्ष 2019-20 में भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? 9.99% है। भारत में 19-20 में भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर परंपरागत ऊर्जा कितना है? 9.99%। हाँ, अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक, बताइए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। ठीक ना। स्थान दिया हुआ और उसका ऊर्जा दिया हुआ। पावागढ़ सौर ऊर्जा के लिए। तातापानी कहाँ? छत्तीसगढ़ में। किस ऊर्जा के लिए? छत्तीसगढ़ में भूतापीय ऊर्जा के लिए। और भूतापीय ऊर्जा का सबसे पहला कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में 2012 में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश 2012 में। बताइए, मुम्पन दल कहाँ है? पवन के लिए, तमिलनाडु में। और काकरपाड़ा गुजरात में, किसके लिए? परमाणु के लिए। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है? सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा विकास मध्य प्रदेश में। राजस्थान में। हाँ। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक स्रोत है? राजस्थान में। राजस्थान में। और पूछिए सर। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? बताइए। सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। सतारा किसके लिए? सतारा पवन ऊर्जा महाराष्ट्र में। बताइए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तमिलनाडु, गुजरात, ये सब पवन ऊर्जा के विकास के लिए संभावना अधिक होती है। निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? प्रथम गुजरात का। गुजरात। निम्न राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? गुजरात।
पवन ऊर्जा एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है, बताइए। तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसका क्षमता 150 की है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वार ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, बताइए। ऑप्शन दे रहे खंबात हैं। की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। ज्वारीय ऊर्जा के लिए 2 खाड़ी है। हाँ। एक और खंबात की खाड़ी था, एक और था सर। कौन खाड़ी था? क्लास चल रहा है इसलिए फोन उठा के। खंबात की खाड़ी इसमें प्रमुख है, ठीक ना। भारत में ज्वार ऊर्जा का संभावित संभावना कहाँ होती है? कच्छ की। भारत में ज्वार ऊर्जा, इस भारत में ज्वारीय ऊर्जा, हाँ, ये होता है भावनगर। भावनगर। देखिए ज्वार ऊर्जा ना कच्छ की खाड़ी और खंबात की खंबात की खाड़ी खाड़ी। दोनों में है। लेकिन प्रसिद्ध देखा जाए तो खंबात की खाड़ी। नहीं ऐसा नहीं है, अगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। खंबात के और नहीं यहाँ जो ना प्रसिद्ध मतलब कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वार ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख स्रोत है? क्षेत्र है। तो प्रमुख स्रोत होगा खंबात की खाड़ी। खंबात की। और हालांकि दोनों में होता है, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी दोनों में होता है। लेकिन प्रमुख खंबात की खाड़ी में। भारत में ज्वार ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? भाई यहाँ पे भावनगर, गुजरात में। भावनगर गुजरात में। हाँ। निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन क्षेत्र में संबंधित है? MMTC, MTNL, NCL, HCPC। HCPC। निम्नलिखित में से भारत के NHPC। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? गुजरात का। गुजरात का। किसका है? वही करता गुजरात। गुजरात। मतलब वहाँ भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता? भारत में से भारत के किस राज्य की बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है? गुजरात। तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। बताइए भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में कितना थी? 243 किलोग्राम तेल के बराबर। 243 किलोग्राम तेल के बराबर। ये 53 और 55 बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 43 243 आएगा मार्क बना जाएगा। तब पहले का रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना हुआ कहाँ स्थित है? रामपुरा। अभी बताए थे उत्तर प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूताप पर कौन सा बोले आधारित? मणिकरण बिजली संयंत्र मणिकरण बिजली हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण बिजली संयंत्र है। हिमाचल प्रदेश। बताइए मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ज्वालामुखी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। ज्वालामुखी भी है ना, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक ना। लेकिन यहाँ बोलता है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें यह देते हैं ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, ये सुमेलित नहीं है, गलत है। ज्वालामुखी भी हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी कहाँ? मध्य प्रदेश में। तत्पानी उड़ीसा में। बताइए निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, बायोगैस। बायोगैस जो है बायोगैस व्यावसायिक नहीं है, ठीक ना। बताइए इनमें से कौन से नवीनीकृत संसाधन नहीं है? नवीनीकृत संसाधन नहीं है। जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा। सब नवीनीकृत है सर। और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए उपयुक्त में से कोई नहीं। जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा सब क्या है? नवीनीकृत है। बताइए ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसे अक्टूबर 2016 में आरंभ किया गया था। यह ईरान से भारत तक फैली है। नहीं, ईरान से भारत तक नहीं फैली है, लेकिन यह 2016 में आरंभ की गई। यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, ये सही है, ठीक है। बताइए और यह ईरान से भारत तक फैली, ये गलत है। बताइए 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। दमन दीव। कौन है? दीव। दमन दीव। कौन है? दीव है। बताइए निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सबसे ज्यादा गुजरात बोले थे आप। कर्नाटक 66वां बीपीएससी में पूछा था। कर्नाटक में सौर ऊर्जा का उत्पादक। अच्छा, सौर ऊर्जा का उत्पादक है सबसे ज्यादा कर्नाटक, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना। कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इस तरह से हमारा पूरा ये हो गया। अब जो ना उद्योग पढ़ते हैं, ठीक ना। उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग। सबसे पहले लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। लौह एवं इस्पात उद्योग कैसा है? एक आधारभूत उद्योग है। भारत में आधुनिक रूप में इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 में
भारत में आधुनिक रूप में इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास 1830 में 1830 में पोर्टो नोवो के पास किया गया था। कहाँ किया गया था? फोटोनोवा के पास किया गया था। फोटोनोवा जो है तमिलनाडु के पास है। भारत में आधुनिक रूप में इस्पात बनाने का प्रथम प्रयास कब किया गया था? 1830 में फोटोनोवा के पास किया गया था। पोर्टो नोवो के पास किया गया था, जो कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। परंतु यह कारखाना कुछ समय के बाद असफल हो गया। परंतु यह कारखाना क्या हो गया? कुछ समय के बाद असफल हो गया। असफल हो गया। जी सर। भारत में 1875 ईस्वी में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, मतलब कि भारत में जो है ना 1875 में प्रथम बार बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कुल्टी, वर्तमान द्वारा लोहे, पश्चिम बंगाल के मतलब कि लोहे का सफल उत्पादन किया गया। वर्तमान ये पश्चिम बंगाल में लोहे का सफल उत्पादन कब किया गया था? 1875 ईस्वी में बंगाल में किया था। आयरन वर्क्स कंपनी, आयरन वर्क्स कंपनी ने किया था। कुल्टी। कुल्टी। ऐसे पूछिए ना। भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को के द्वारा 1907 में साक्ची में नए कारखाने की स्थापना की गई। टिस्को के द्वारा कहाँ नए कारखाने का स्थापना हुआ है? 1907 में साक्ची में। साक्ची कहाँ है? जमशेदपुर, जमशेदपुर, झारखंड। जमशेदपुर झारखंड में है। कुछ भी बोल देते हैं। नहीं कुछ जिसमें वर्ष 1908 में कच्चा लोहा और वर्ष 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। देखिए 1907 में साक्ची में टिस्को के द्वारा टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो ना, उसी को टिस्को बोलते हैं, उसका 1907 में स्थापित हुआ। 1908 में कच्चा लोहा और 1911 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। ठीक ना? 1911 में। हाँ, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी वर्ल्ड स्टील इन फिगर्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में टाटा स्टील समूह की 12वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में टाटा स्टील समूह विश्व की 12वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। विश्व की 12वीं सबसे, टाटा स्टील समूह जो है विश्व में 12वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। हाँ 12वीं, विश्व में 12वीं। कौन सा कंपनी? टाटा स्टील कंपनी। और देखिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL की स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर की गई थी। बताइए, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कंपनी का स्थापना 1923 में किया गया था। कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नामक स्थान पर, भद्रावती नामक स्थान पर किया गया था। शिमोगा जिला भद्रावती नामक स्थान पर किया गया था 1923 में। 1923 में किसका स्थान हुआ? यही भद्रावती का विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील VISL। इसे कच्चा लोहा बाबा बुदून पहाड़ियों के केमुंडगुंडी खान से, जबकि चूना पत्थर भंडी गुंडा से प्राप्त होता है। भंडी गुंडा। देखिए इसे जो है कच्चा लोहा कौन से प्राप्त होता है? बाबा बुदान पहाड़ियों के कोमान गुंजी खान से, जो कि कर्नाटक में है। और चूना पत्थर भंडी गुंडा से प्राप्त होता है। कोयले की भंडी गुंडा से कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ शक्ति के लिए चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो मलनाड वन क्षेत्र से प्राप्त होता था। वर्ष 1989 से यह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी। 1989 से ही। वर्ष 1998 में इसका विलय सेल में पूरी तरह से हो गया। बताइए इसका जो विलय, मतलब कि किसका विलय 1998 में सेल में हो गया? सेल में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी का लिमिटेड का, जो कि 1923 में स्थापना हुआ था। और सेल में ये कब मिल गया? 1998 में मिल गया। कब मिल गया सेल में? 1923 में इसका स्थापना हुआ, लेकिन 1998 में ये सेल में जाके विलय हो गया। ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योग पर विशेष बल दिया। ये भी पूछता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया? ये जो भारी उद्योग पर बहुत ज्यादा बल दिया गया। हाँ, भारी उद्योग पर बहुत सारा बल दिया गया। इसी के अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा किस किस इस्पात का संयंत्र का? राउरकेला, भिलाई और एक दुर्गापुर। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर ये द्वितीय पंचवर्षीय हाँ। राउरकेला इस्पात संयंत्र या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्रुप्स और डीमेग के सहयोग से लगाया गया था। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला का संयंत्र लगाया गया था। जर्मनी की कंपनी कि राउरकेला जो संयंत्र है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। यह मैग्नीज और चूने पत्थर के भंडार के निकट स्थित है। मैग्नीज और चूना पत्थर के भंडार। हाँ,
यह लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझार एवं अथवा केंदुझार जिले से लाया जाता है। कोयला बोकारो, झरिया और तलचर क्षेत्रों से कोकिंग कोयल, कोयला, हाँ कोयला जो है ना, कोयला बोकारो, झरिया और तलचर क्षेत्र से कोकिंग कोयला, कारगनी के कोयला प्रक्षालन केंद्र से तथा मैग्नीज, चूने का पत्थर और डोलोमाइट वीरमुद्रण से प्राप्त किया जाता है। इससे ही हीराकुंड से सस्ती पनबिजली आसानी से प्राप्त होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहायता से, भिलाई किसके सहायता से हुआ है? भिलाई जो है पूर्व सोवियत संघ के, और राउरकेला जर्मनी के सहायता से, और भिलाई हो गया सोवियत संघ की सहायता से। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई नामक स्थान पर कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के सहारे की गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? दलजी राजहरा लौह अयस्क भंडारण से होता है। दल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होता है। दल्ली राजहरा। देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना किसके द्वारा हुआ? ब्रिटेन के सहयोग से। देखिए राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई हो गया पूर्व सोवियत संघ, और दुर्गापुर ब्रिटेन के, जो कि पश्चिम बंगाल में, और जो कि पश्चिम बंगाल में, ठीक ना, बर्धमान जिले में आसनसोल के निकट है। इस संयंत्र के लौह अयस्क गोवा क्षेत्र के बोलनी खदान से, कोयला झरिया और बराकर के खाने से, मैग्नीज जमदा से तथा बिजली और जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो संयंत्र झारखंड राज्य के बोकारो जिले में बोकारो और दामोदर नदियों के संगम के पास पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। देखिए बोकारो स्टील संयंत्र किसके द्वारा, किसके सहयोग से? सोवियत संघ से। और भिलाई किसके सहयोग से? सोवियत संघ से। और राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, मतलब देखिए एक बात सुनिए, पहले रूस के सहयोग से बोकारो और भिलाई, रूस के सहयोग से बोकारो और भिलाई, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, और एक और था सर, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से वही बोकारो। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में भिलाई न था, भिलाई न था पूर्व सोवियत संघ के, बोकारो भी पूर्व सोवियत संघ से, बोकारो भी पूर्व सोवियत। हाँ तो इतना बार तो बोले हम। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, सोरा, डोलोमाइट तथा क्रोमियम प्रमुख है। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में कौन कौन प्रमुख है? लौह इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थ किस मतलब कि लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए खनिज पदार्थों के रूप में कौन कौन आवश्यक है? लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, सोरा, डोलामाइट तथा क्रोमियम प्रमुख है। ठीक ना, क्या हुआ आपको? देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से ही इसे आयात किया जाता है। देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया से इसे आयात किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका प्रयोग होता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। निकेल में बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकेल का प्रयोग होता है। इन दोनों को ही लोह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात कारखाना है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ये भारत का पहला समुद्र तट पर स्थित इस्पात का कारखाना है। हाँ, इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति बेलाडीला खान से की जाती है। बेलाडीला खान कहाँ है? छत्तीसगढ़। इससे पहले पढ़ चुके हैं बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में। इस तरह से अब देखिए लौह एवं इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयां, हम नाम बोल रहे हैं, आप उसका स्थान बोलिएगा। ठीक है, बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। टाटा टिस्को कहाँ है? टाटा टिस्को को देखिए स्थापना 1907 में शुरू हुआ था साक्षी में, साक्षी झारखंड में। अच्छा, इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1918 में बरनापुर में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1930 में, और ये भद्रावती कर्नाटक में। भद्रावती, और ये कब सेल में मिल गया था? सेल में 1998 में। 1998 में। राउरकेला इस्पात उद्योग कारखाना स्थापना कब हुआ? 1959 में। और कहाँ है? राउरकेला में, उड़ीसा में।
भिलाई इस्पात कारखाना का स्थापना 1959 में कहाँ है? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। भिलाई और दुर्गापुरा इस्पात कारखाना का स्थापना कब हुआ? 1959 में। और कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। बताइए बोकारो स्टील लिमिटेड का स्थापना 1964 में। 64 में। और कहाँ है? तो ये बोकारो ही में, झारखंड में है। झारखंड में। बोकारो। बताइए सलेम इस्पात कारखाना कहाँ है? 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था और सलेम में। तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना 1971 में हुआ। ये विशाखापट्टनम और यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। जिंदल जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड का स्थापना 1994 में। हुआ था। और यह हॉस्पेट कर्नाटक में है। बताइए अब भारत के लौह इस्पात कारखानों की स्थिति। बताइए जमशेदपुर निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन लौह अयस्क उड़ीसा की गुरु ईशानी हिसानी में कोयला झरिया के खानों से। चुनाव पता झारखंड उड़ीसा के खानों से। जल कहाँ से प्राप्त होता है? स्वर्ण रेखा और खरगई नदियों और डीमना लाला बांध से। और बाजार यहाँ कोलकाता में इसको बेच दिया जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम सब लोग इसको पूरा डिटेल से पढ़ना होगा। बताइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम निकेल। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? क्रोमियम और निकेल का। बताइए धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रमुख धातु है? धाबा रहित बनाने में क्रोमियम का प्रयोग होता है। क्रोमियम का प्रयोग होता है। देखिए ये 44वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए। इस उद्योग में ऐसे अवस्थित स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? स्थिरांतरण का प्रमुख कारण क्या है? ये जो इसका है कि गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। इसका सही आंसर यही है। ये 47वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? इसको कोकिंग कोयला का। इसको कोकिंग कोयला। कोककारी मतलब या कोकिंग कोयला का। कोककारी या ये आईएएस में 2015 में पूछा था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। नहीं है। ये कहाँ? टिस्को जमशेदपुर, बीएसएल भद्रावती को, एचएसएल दुर्गापुर को, एचएसएल भिलाई को। बताइए बीएसएल भद्रावती को कोयले के स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। ये क्वेश्चन आईएएस 1996 में पूछा हुआ। क्योंकि ये जो है मैसूर आयरन और स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड, जिसको बीएसएल आप लोग कह रहे हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? जमशेदपुर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? कोयला और इस्पात के मध्य में है। मध्य में स्थित है। जमशेदपुर। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? बताइए। तो हो गया आपको दरभंगा के नजदीक। टाटानगर। सॉरी टाटानगर के स्थित है। टिस्को टाटानगर है। ये देखिए 53वां और 55वां बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टाटानगर जो हो गया जमशेदपुर में, ना? बताइए भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपकरण है? भिलाई हो गया रूस। भिलाई रूस। भिलाई रूस। बोकारो भी रूस। और एक और कौन था? राउरकेला जर्मनी। जर्मनी। और दुर्गापुर हो गया ब्रिटेन। दुर्गापुर ब्रिटेन हो गया। बस इतना ही तो। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? लौह एवं इस्पात उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई जो होगा भिलाई मध्य प्रदेश। भिलाई है छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। यही गलत हो गया। भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई यहाँ मध्य प्रदेश दिया, लेकिन भिलाई होगा छत्तीसगढ़। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है कहाँ से? बताइए। राउरकेला इस्पात संयंत्र में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ होती है? बताइए। कहाँ होती है? राउरकेला इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ होती है? क्योंझोर से। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? भारत में इस्पात कारखानों कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे?
3 को बनाया गया। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई था, दुर्गापुर थे, राउरकेला। भारत के निम्न लोहा एवं इस्पात उत्पादन केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? वो दूर स्थित है भद्रावती। भद्रावती। भारत के निम्न लोह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? भद्रावती। भद्रावती। भद्रावती, सॉरी, दुर्गापुर। तो इस तरह से हम सब लोग ये पढ़ लिया। अब एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग पढ़ते हैं, ठीक है। तो बीबी दूधों को खत्म हो जाएगा, बीबी दूधों बहुत बड़ा। तो हम सब लोग एल्युमिनियम और ताम्र उद्योग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप सब लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।